सो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज ए फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का एक और नया लेक्चर जिसमें हम डायपोल मोमेंट पढ़ने वाले। डायपोल मोमेंट होता क्या है, ठीक है। डायपोल मोमेंट आप सभी जानते हैं कि जो डायपोल मोमेंट होता है इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्यू इंटू यल होता है, मतलब चार्ज क्यू और यल जो डिस्टेंस होती है उसके बीच में जो मल्टीप्लीकेशन करोगे उसी को हम म्यू बोलते हैं। तो लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्यू एट ईच एंड, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q at each end, मतलब जो चार्ज का प्रोडक्ट है ना, एंड ईच एंड ऑफ द डायपोल, एंड मतलब चार्ज का प्रोडक्ट और डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस को यल मान लेते हैं, आर मान लो, यल मान लो, जो भी मान लो, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस कॉल्ड वो हमारा क्या कहलाएगा, डायपोल मोमेंट। इसे आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हो, है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। मतलब म्यू बराबर क्या होता है, चार्ज Q जो कि ईच एंड पर है किसी भी डायपोल पर, जो कि Q इंटू में जो चार्ज है उसके बीच की डिस्टेंस यल उसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता, उसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता Q इंटू एल। फिजिक्स में जब पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या पढ़ाया जा रहा था, Q इंटू 2L। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग डिफाइन ना करना पड़े, मतलब यल को अगर तोड़ेंगे तो L/2 में टूटेगा, इसलिए वहां पर Q इंटू 2L पढ़ाया जा रहा था, है ना। ऐसा मत सोचना सर ये यहाँ पर Q इंटू एल क्यों हुआ, वहाँ 2L था, ऐसा नहीं, वहाँ भी L होता था, बट वहाँ पर इसलिए 2L पढ़ाया था क्योंकि 2L का आधा करोगे तो L और L में कैंसिल आउट, मतलब हट जाएगा, बट जाएगा और आराम से आपका आंसर आ जाएगा, इसलिए वहाँ पर पढ़ाया जाता है। ये एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट जो होता है एक प्रकार का क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और इसका डायरेक्शन किधर होता है, इट्स डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव। बट फिजिक्स में जब आप पढ़ रहे थे तो निगेटिव टू पॉजिटिव इसका डायरेक्शन पढ़ रहे थे। अरे यही तो था ना, माइनस क्यू चार्ज प्लस का क्यू चार्ज, इसका डायरेक्शन ये होता था, ये फिजिक्स में होता है। बट केमिस्ट्री में आप प्लस से माइनस की तरफ पढ़ोगे, है ना, प्लस से माइनस की तरफ पढ़ोगे केमिस्ट्री में। फिजिक्स में आप माइनस से प्लस की तरफ पढ़ते थे, जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा। समझ रहे हो? क्यों, समझ आ रहा है ना सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? इसी का आर्यन और शुभम, क्यों बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? अंशिका, इट्स डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव, इसका डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। जैसे मान लो HCl अगर मैं दे दूं आपको, HCl पूछा जाएगा इसका डायरेक्शन क्या होगा डायपोल मोमेंट का। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, Cl पे निगेटिव चार्ज, तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे बनाओगे, ये होगा डायपोल मोमेंट का साइन, ठीक है। यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट क्या होती है, यहां पर लिख लेंगे यूनिट, है ना। यूनिट क्या होती है, CGS में अगर हम निकालना चाहें, डिबाई होती है, CGS में ये होती है डिबाई। CGS में इसकी यूनिट जो होती है वो डिबाई होती है, डिबाई, ठीक है। डिबाई जिसे हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। और डिबाई यूनिट कब होती है ये भी याद रख लेना, ये भी याद रखना, जब चार्ज Q बराबर, हमेशा सुनना, डिबाई यूनिट तब होगी जब चार्ज Q बराबर 1 एंगस्ट्रॉम हो, 1×10⁻⁻10 ESU हो, एटॉमिक मास यूनिट होती है ESU, है ना।
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसे हम बोलते हैं, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है ना, ये ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉम हो। यहाँ भी मैंने एंगस्ट्रॉम बोल दिया था क्या, सॉरी, 1 एंगस्ट्रॉम में 1 गुणे 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसको सेंटीमीटर में चेंज करें, 1 गुणे 10⁻8 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये CGS पद्धति में निकाल रहे हो। तब आपका डिवाई लगता है। उस केस में म्यू की जो वैल्यू आएगी Q इंटू एल, क्यू की वैल्यू है 1 गुणे 10⁻−10 इंटू में 1 गुणे 10⁻−8 बराबर 10⁻−18। तो म्यू की जो वैल्यू होती है 10⁻−18 ESU सेंटीमीटर होती है। ये ESU निकाला गया या सेंटीमीटर में निकाला गया। म्यू की जो वैल्यू होती है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर होती। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम? SI यूनिट निकालने इसकी, SI यूनिट, ये हमारी CGS यूनिट थी ना, CGS यूनिट। SI यूनिट क्या होती है बॉस इसकी? कूलम मीटर। तो SI यूनिट तब निकलेगी जब Q बराबर, देखो जब आप CGS यूनिट निकालोगे तो Q बराबर 1 गुणे 10⁻10 ESU होता है, बट आप जब SI निकालोगे तो चार्ज का मात्रक कूलम होता है। ठीक है, तो चार्ज का मात्रक 3.336 गुणे 10⁻20 कूलम होता है। कब? चार्ज की वैल्यू कूलम में। चार्ज की वैल्यू कूलम में Q बराबर 3.336 गुणे 10⁻20 कूलम होती है। बाकी डिस्टेंस तो वही रखोगे, L बराबर 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब इसकी वैल्यू तो 1 गुणे 10⁻10 मीटर। इसको सेंटीमीटर में नहीं चेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि ये SI में है। फिर तब हमारी म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q इंटू एल बराबर 3.336 गुणे 10⁻20 गुणे 10⁻10। तो फाइनली आ जाएगा 3.336 गुणे 10⁻30 कूलम मीटर। सेंटीमीटर नहीं है, कूलम इंटू मीटर है ना म्यू की वैल्यू। कूलम मीटर में ये होता है, ESU सेंटीमीटर में ये होता है, जिसे हम डिवाई बोलते हैं। यही एक डिवाई के बराबर होता है, यही बराबर होता है एक डिवाई के। नोट कर लो भैया, नोट कर लो। नोट कर लो, ये डाइपोल मोमेंट था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड मोमेंट के बारे में। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा डाइपोल मोमेंट। किसको किसको आया समझ में? किसको किसको आया समझ में, बताओ। इशिका, आर्यन, अंशिका, आया समझ में? नोट कर लीजिए, हो जाए तो बता देना। नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। वंस अगेन सर, चलो ठीक है, फिर से बता देते हैं। नोट कर लिए ना। डायपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज जो कि ईच एंड पर उपस्थित होता है, कोई भी डायपोल ले लो, उसके ईच एंड पर जो उपस्थित चार्ज होते हैं, टोटल चार्ज क्यू। मान लो एक डायपोल है, इसके इस इंड दोनों पर जो चार्ज क्यू उपस्थित है वो क्यू इंटू इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी एल, उसके मल्टीप्लीकेशन को ही आप क्या बोलते हो? डायपोल मोमेंट बोलते हो। The product of charge at each end of dipole moment and distance between them is called dipole moment। यहां तक हुआ। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप सभी जानते हो। डायपोल मोमेंट भाई एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट्स डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव, इसका डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू निगेटिव। जैसे हमने HCl लिया, H पे होता है पार्शियल पॉजिटिव और ये निगेटिव चार्ज है ना। जब टूटेगा
तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये इसका डायरेक्शन, ये देखो डायरेक्शन यही दिखाया जाता है ना, जो पॉजिटिव होता है उसकी तरफ प्लस कर दिया, जो निगेटिव होता है उसकी तरफ तीर लगा दिया जाता है। तो पॉजिटिव टू निगेटिव इसका डायरेक्शन होता है। बट फिजिक्स में आप निगेटिव टू पॉजिटिव पढ़ते थे, वहां पर कंफ्यूजन मत होना। केमिस्ट्री में आप पॉजिटिव टू निगेटिव पढ़ते हो, फिजिक्स में यही चीज निगेटिव टू पॉजिटिव होती है ना, वो तो अलग की चीज है। यूनिट होती है इसकी डिबाई, सीजीएस यूनिट। डिबाई तब लगती है जब क्यू की वैल्यू हमारा किस में हो, सीजीएस में हो। कैसे? 1 × 10⁻⁻10 ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो, और यल हमारा 1 एंगस्ट्रॉम हो, जिसकी वैल्यू 1 × 10⁻10 मीटर होती है। 1 मीटर 10⁻2 सेंटीमीटर होता है, 10⁻8 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। म्यू बराबर क्यू इंटू एल निकालेंगे, क्यू की वैल्यू रखेंगे तो एल की वैल्यू रखेंगे 10⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर मिला, क्योंकि ये ईएसयू में था, ये सेंटीमीटर में था। एक 10⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर को हम बोलते हैं डिबाई, इसी को बोलते हैं डिबाई, है ना। डिबाई एक साइंटिस्ट का नाम था। साइंटिस्ट ने लगभग 1900 कितने में, नहीं 1889 से 1966 तक ये जिए थे, कि पीटर डिबाई, इन्होंने ही अपने नाम पे इसे खोजा था, और पीटर डिबाई ने ही इसका नाम डिबाई रखा था। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है? जब क्यू बराबर कुलाम, जैसे एक चार्ज में कितने कुलाम होते हैं, तो कुलाम ये याद रख लो 3.336 × 10⁻20 कुलाम होते हैं, और एल बराबर 1 एंगस्ट्रॉम ही रखा जाएगा। तो म्यू बराबर क्यू इंटू एल, क्यू की वैल्यू 3.336 × 10⁻20 इंटू एल की वैल्यू 10⁻10। नाउ म्यू बराबर 3.336 × 10⁻30 कुलाम सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर नहीं कुलाम मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है कुलाम मीटर है। ठीक, आ गया अंशिका, आ गया समझ में? हेडिंग लगा लेंगे बॉन्ड मोमेंट, हेडिंग लगा लेंगे बॉन्ड मोमेंट। बॉन्ड मोमेंट, बॉन्ड मोमेंट, ये क्या होता है बॉन्ड मोमेंट? किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड से जो चार्ज सेपरेशन की डिग्री होती है वो बॉन्ड मोमेंट कहलाती है। देखेंगे द डिग्री ऑफ चार्ज सेपरेशन फ्रॉम अ कोवैलेंट बॉन्ड, फ्रॉम अ कोवैलेंट बॉन्ड, या इन लिख सकते हैं, इन अ कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड मोमेंट। इज कॉल्ड बॉन्ड मोमेंट, समझ रहे हो? डिग्री या चार्ज सेपरेशन मतलब चार्ज को सेपरेट करने में जो उसकी डिग्री होती है किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड से, वही उसकी बॉन्ड मोमेंट कहलाती है। ये भी डिबाई में ही मेजर किया जाता है। इट मेजर्ड इन डिबाई, ये डिबाई में ही मेजर किया जाता है। चार्ज सेपरेशन मतलब जैसे कोवैलेंट बॉन्ड है HCl, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये चार्ज आएगा हमारा, होगा ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींचा, इलेक्ट्रॉन को खींचा,
बॉन्ड तो रही है, बस इलेक्ट्रॉन इसके पास चलेगा, मतलब नजदीक चलेगा, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो खींच के रखता है कि मेरे पास रहना चाहिए, है ना। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गए, पार्शियल निगेटिव चार्ज आ गए। तो जो चार्ज सेपरेशन की डिग्री थी, चार्ज सेपरेशन की डिग्री, यही कंडीशन होती है, यही कहलाता है हमारा चार्ज सेपरेशन, यही कहलाता है हमारा चार्ज सेपरेशन। तो चार्ज सेपरेशन करते हैं हम किसमें, कोवेलेंट बॉन्ड में, उसी को आप बोलते हो बॉन्ड मोमेंट, उसी को बोलते हो बॉन्ड मोमेंट। जैसे आपको दिया गया है HF, HCl, HBr और H आयोडीन HI, ये दिया गया, बताओ, ठीक, हाँ सर दिया गया। अब मैंने ये कहा चार्ज सेपरेशन उसमें ज्यादा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी। अब हमने हैलोजन एटम ही रख दिया, हैलोजन 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 हैलोजन, इसमें से जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है उसका बॉन्ड मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब इसका बॉन्ड मोमेंट सबसे ज्यादा, फिर इसका और सबसे कम इसका, क्योंकि सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में इसी के पास होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा। तो इसका जो चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, वही चीज है, थोड़ा सा अंतर है बस आपका जो अभी पढ़े, ठीक है, डायपोल मोमेंट, ये बॉन्ड मोमेंट आप पढ़ रहे हो, ठीक है। चार्ज सेपरेशन को बॉन्ड मोमेंट कहेंगे। अब इसका सबसे ज्यादा होता है, बट होता कितना है, 1.91 डिवाई 1.91 डिवाई इसकी होती है HF की, इसका होता है 1.03 डिवाई, इसका होता है 0.82 डिवाई, और इसका कुछ ऑलमोस्ट 0.6 टाइप में होता है या 0.4 होता है, 0.4 होता है, 0.42 डिवाई ऑलमोस्ट यही होता है, यही है, 82 इसका है, 42 इसका, सही है। तो देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा उसका बॉन्ड मोमेंट होगा जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, यहां पर लिख लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड मोमेंट ज्यादा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड मोमेंट ज्यादा, नोट कर लो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड मोमेंट ज्यादा, नोट डाउन करिए और बताइए क्या यहां तक सबको समझ में आ गया। क्या यहां तक सबको समझ में आया? नोट डाउन कर लो तो आगे चलें। हो गया? भाई तुम लोग बड़ा धीरे टाइप करते हो जी, हैं? चलो हेडिंग लगाएंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हेडिंग लगाएंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये क्या होता है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये होता है, ध्यान सुनना, कि डायपोल मोमेंट कैन प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जो डायपोल मोमेंट होता है ना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री,
मतलब ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री क्या होगी वो डायपोल मोमेंट डिफाइन करता है। तो यहां पर लिखेंगे डायपोल मोमेंट कैन प्रोवाइड dipole moment can provide important information about geometry of molecular structure, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री क्या होगी वो डायपोल मोमेंट प्रोवाइड कर सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन है ना। अगर वहां पर इफ देयर आर टू आर मोर स्ट्रक्चर, यहां पर देखिएगा अगर किसी भी कंपाउंड के दो या दो से अधिक पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, तो द करेक्ट वन कैन बी आइडेंटिफाई फ्रॉम द स्टडी ऑफ इट्स डायपोल मोमेंट, है ना। अगर आपको डायपोल मोमेंट पता है तो आप बता सकते हो कौन सा स्ट्रक्चर सही है और कौन सा स्ट्रक्चर गलत है। यहां पर लिख सकते हैं इफ देयर आर टू आर मोर possible structure of a molecule, two or more possible structure of a molecule, then तब हम क्या कह सकते हैं, the correct one can be identified, correct one can be identified by the dipole moment। अगर डायपोल मोमेंट आपको पता है तो आप करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको पता है, मान लो कि वाटर है, H2O, इसका डायपोल मोमेंट जो होता है म्यू बराबर वाटर का डायपोल मोमेंट, बोलो वाटर का डायपोल मोमेंट कितना होता है 1.85 डिवाइड 1.85 डिवाइड, ये आपको पता है कितना होता है। अब वाटर का जैसे दो स्ट्रक्चर दे दिया जाए, क्या ये बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है सर, बिल्कुल बैलेंस है। अब दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा है, आपको पता है कि वाटर का डायपोल मोमेंट इतना होता, तो बताओ इसका स्ट्रक्चर कौन सा सही होगा, देख लेते हैं सर। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ है ना। इसमें डायपोल मोमेंट मिला 0, तो ये स्ट्रक्चर सही नहीं हो सकता क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट ही 0 है। भाई ये किधर से आया किधर से आया, कट कर दिया। ये इसका डायरेक्शन देख पा रहे हैं, ये किधर जा रहा है ये किधर जा रहा है, दोनों से कोई मतलब ही नहीं, आपस में कट नहीं करेगा। इसका मतलब म्यू की वैल्यू है इसमें कुछ ना कुछ है, मतलब म्यू है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू 1.85 होती है, मतलब ये आपका सही है, ये स्ट्रक्चर आपका सही है। इसी प्रकार दूसरा एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मान लो SO2 दे दिया जाए, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, म्यू की वैल्यू होती है 1.63 डिवाइड, SO2 ऐसे भी बन सकता है, देखो बिल्कुल बन सकता है सर। सल्फर आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, इसमें ज्यादा भी हो सकते हैं बट बैलेंस ये इतना ही होता है। ऑक्सीजन का भी एटम बैलेंस ही है, बट SO2 ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। अब पूछा जाए कि कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा, तो देखेंगे डायपोल मोमेंट निकाल के पॉजिटिव टू निगेटिव तरफ, पॉजिटिव टू निगेटिव तरफ, क्योंकि फ्लोराइड के बाद ऑक्सीजन ही है सबसे पावरफुल, दूसरे नंबर पर है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
ये पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। देख पा रहे हैं कि ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, म्यू बराबर 0, एक इधर जा रहा है कंप्लीट, एक इधर जा रहा है, म्यू 0 होगा। यहां पर म्यू होगा जो कि सही है, ये स्ट्रक्चर सही है। मतलब अगर आपको डाइपोल मोमेंट पता है एग्जैक्टली कि किसका डाइपोल मोमेंट कुछ होता है। आर्यन समझ नहीं आ रहा, कहाँ नहीं आ रहा? अरे यार सिंपल है, समझो पहले। मतलब कहा जा रहा है, देखो सिंपल है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप डाइपोल मोमेंट की मदद से कैसे निकालोगे, बस यही समझना है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप डाइपोल मोमेंट की मदद से कैसे निकालोगे? तो आपको पता है कि H2O का डाइपोल मोमेंट 1.85 होता है। आपको पता है डाइपोल मोमेंट H2O का 1.85 होता है। अब दो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिए जाए, पूछा गया कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा। इसका डाइपोल मोमेंट निकाल के देखो 0 आ रहा है, एक इधर एक इधर, आपस के आमने सामने कट जा रहे हैं। बट ये क्या आपस में आमने सामने नहीं है, ऐसे जा रहा है, तो ये डाइपोल है, तो डाइपोल मोमेंट भी आएगा। ये पोलर दिख ही नहीं रहा, कट जा रहा। SO2 अगर देखा जाए, SO2 की ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल, मतलब बेंड वाला स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है ना। जब बेंड वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यहां पर देखो ये इधर गया, ये इधर गया, कट गया आपस में। बट यहां पर देखो दोनों डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मतलब इसका म्यू है। तो आप कह सकते हो कि अगर आपको पता है कि इसकी म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ आती है, कितनी आती है? 0.63 आती है। बट आपको पता है कि SO2 की कुछ वैल्यू आती है, तो मतलब ये स्ट्रक्चर आप सही कर सकते हो। ये चेक करने में मदद करता है। मतलब अगर आपको डाइपोल मोमेंट पता है, कई स्ट्रक्चर अगर वहां पर उपस्थित हैं किसी मॉलिक्यूल के, तो कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा, ये मदद करता है हमारा डाइपोल मोमेंट। बस यही कहा जा रहा है और कुछ नहीं कहा जा रहा। ठीक है, आ गया समझ में? चलो बहुत बढ़िया। डाइपोल मोमेंट का हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं। वेल डन, वेल डन। लिखो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ डाइपोल मोमेंट। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ डाइपोल मोमेंट। नोट कर लियो तो बताइए। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम डाइपोल मोमेंट है ना। चलो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम डाइपोल मोमेंट। हम डाइपोल मोमेंट की मदद से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकालेंगे? जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो इक्वल होता है ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट, मतलब डाइपोल मोमेंट की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, डिवाइड बाय कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट इंटू 100, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हो। ये फार्मूला होता है इसका, ये इसका फार्मूला होता है। मतलब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू होता है ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो ऑब्जर्व की जाती है प्रैक्टिकली, और कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट जो आप निकालते हो, जो थ्योरी दी गई होती है उससे आप जो निकालते हो, कैलकुलेट करते हो,
वो इंटू 100 करते हो तो आपको पता चलता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ऐसे नहीं समझ में आएगा, आपको तब समझ में आएगा जब आप करके देखोगे इसे। एक चलो क्वेश्चन लेते हैं, इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। HCl दिया जा रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें गिवन क्या क्या है? गिवन म्यू ऑब्जर्व्ड बराबर ऑब्जर्व्ड, म्यू ऑब्जर्व्ड मतलब ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट कितना है? 1.03 डिवाई, ये इतना होता ही है, फिक्स है ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, है ना। बॉन्ड लेंथ दी जा रही है, बॉन्ड लेंथ कितना? 1.27 एंगस्ट्रॉम, इतना दिया जा रहा है, 1.27 एंगस्ट्रॉम। चलो अब हमें म्यू कैलकुलेटेड निकालना है, म्यू कैलकुलेटेड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आओ देखते हैं। म्यू की वैल्यू अगर बात करें, नाउ म्यू कैलकुलेटेड की बात करें तो Q इंटू एल होता है, Q की वैल्यू दी ही नहीं है, सर कैसे निकालेंगे? Q की वैल्यू जब नहीं दी गई, Q बराबर NE होता है, इंटू में एल की वैल्यू 1.27 एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10 मीटर लिखते हैं। हाँ सर लिखते हैं। अब यन क्या है? यन एक मानेंगे, यहाँ पे एक ही नंबर तो है, एक HCl। ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इंटू में 1.27 × 10⁻⁻10 मीटर, है ना, 10⁻⁻10 मीटर। बट ये डिबाई में है, ध्यान से देखना, सुनना आप लोग, ये क्या है? डिबाई में। डिबाई क्या होती है? सीजीएस यूनिट होती है। सीजीएस यूनिट मतलब आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻8 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? ये 10⁻10 मीटर है, ये चेंज होगा 10⁻8 सेंटीमीटर में। इसको समझते चलना, ठीक है। मीटर था, ये सेंटीमीटर में। अब कूलाम मीटर होता है तो ठीक है, एसआई यूनिट है, बट इसको किस में चेंज करना होता है? ईएसयू सेंटीमीटर में चेंज करना होता है। ईएसयू इंटू सेंटीमीटर में चेंज करना होता है। तो एक कूलाम में 3 × 10⁹ ईएसयू होते हैं, आप सभी को पता है। तो ये हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम में लिखेंगे तो 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एक कूलाम में, इंटू में 1.27 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख लो, सिंस एक कूलाम बराबर 2.998 × 10⁹ ESU होता है। इसी को ऑलमोस्ट इक्वल लिख सकते हैं 3 × 10⁹ ESU। अरे 2.998 को 3 ही तो लिखते हो, तो चलो गुणा करा देंगे इसको। 16 × 48 4.8 गुणे 1.27 गुणे कितना बचा? 10⁻⁻19 10⁻9 10⁻8 10⁻1 बचा, 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, ESU इंटू में सेंटीमीटर। अब हमको ये कंफर्म कराओ, क्या 10⁻18 ESU सेंटीमीटर एक डिबाई के बराबर होता है? बिल्कुल होता है। तो 6.10 डिबाई मिल गया, म्यू बराबर, है ना। सिंस एक डिबाई बराबर 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, अभी जस्ट इसके पहले ही बताया था, ये होता है ना। तो म्यू की वैल्यू आ गई, म्यू कैलकुलेटेड 6.10 डिबाई, म्यू कैलकुलेटेड 6.10 डिबाई। तो यहाँ पे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अगर हम निकालें, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl क्या होगा? ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट म्यू ऑब्जर्व डिवाइड बाय म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100। म्यू ऑब्जर्व कितना है? 1.03, और कैलकुलेटेड कितना है? 6.10 इंटू में 100। ये हो जाएगा 103/6.10, तो ऑलमोस्ट आगे जाएगा आपका 15 छक्का 105 17% आएगा, ऑलमोस्ट 17%, है ना, 17%। लगभग में हम लिखते हैं, लगभग में, है ना। सत्रह दशमलव कुछ आएगा, बट सही है, 17 ही आएगा, ठीक है, लगभग 17%।
परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ गया। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और बता दें इस पे। अब इतना याद रखना, जैसे आपने एक बार निकाल लिया अलग अलग करके ई की वैल्यू, तो जहां भी एन ई आए एन की वैल्यू 1 रखोगे, ई की वैल्यू क्या रखोगे 4.8 10 घात माइनस 19 10 घात 9 10 घात माइनस 10 हो जाएगा। तो 4.8 गुणे 10 घात 10 हो जाता है ई की वैल्यू, है ना, डी बाई में, वो सॉरी ई एस यू में, वो याद रखना। अब की बार डायरेक्ट लिखेंगे हम। क्या कर रही है सर, नींद आने लग गई, क्यों, रात को क्या कर रहे थे जी, अभी से नींद आ रही है? अभी तो यार 40 मिनट की ही तो क्लास बनी, समझ रहे हो? याद रखना, एन ई आया, एन की वैल्यू 1 रखे, ई की वैल्यू 1.6 गुणा 10 घात 19 कुलाम रखी, एक कुलाम में 3 गुणा 10 घात 9 ई एस यू होता है। तो इतना गुणा इतना जब किए तो 4.8 गुणा 10 घात माइनस 10 ही मिला। तो नोट का एक पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पे, नोट का पॉइंट, नोट ई की वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 कूलाम, ई की वैल्यू होती है 4.8 गुणे 10 घात माइनस 10 ई एस यू, हमेशा याद रखना ई एस यू में लिखना होगा तो ये रखेंगे क्योंकि यहां से हमने देखा, और कूलाम में रखना होगा तो ये रखेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे एच बी आर का अगर मैं देखूं, एच बी आर का देखूं कितना होगा, दूसरा क्वेश्चन दिया जा रहा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, गिवन आपका है, इसमें दिया जा रहा है क्या, गिवन म्यू ऑब्जर्व्ड कितना होता है 0.82, होता कितना है 0.82, हाँ सर 0.82 डिवाइड, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ होती है 1.41 एंगस्ट्रॉम, 1.41 एंगस्ट्रॉम, उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी थी, उसकी 1.27 एंगस्ट्रॉम थी। क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही बॉन्ड छोटा होगा, पास खींचे रहेगा, है ना। चलो अगर मैं म्यू की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो Q इंटू एल, क्यू की वैल्यू क्या लिखोगे एन ई इंटू में एल, एन की वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू में ई इंटू में एल, ई इंटू एल मिला, यहाँ पर रखोगे क्या ई की वैल्यू 1.6 गुणे 19 कूलाम होती, बट हमें ई एस यू चाहिए क्योंकि डिवाई में चाहिए, तो 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 10 ई एस यू, और एल की वैल्यू इसको चेंज करेंगे तो 1.41 गुणे 10 घात माइनस 10 मीटर आएगा, इसी को चेंज करेंगे तो 1.41 गुणे 10 घात माइनस 8 सेंटीमीटर मिलेगा, तो हो जाएगा 1.41 गुणे 10 घात माइनस 8 सेंटीमीटर, गुणा कर लेंगे 48 गुणे 1 मतलब 4.8 गुणे 1.41 करेंगे तो ये टोटल आएगा 6.77 गुणे 10 की घात माइनस 10 है माइनस 8 माइनस 18 ई एस यू सेंटीमीटर। अब ये होता है एक डिवाई के बराबर, तो 6.77 डिवाई, दिस इज योर म्यू, म्यू कैलकुलेटेड की वैल्यू आ गई इतनी। नाउ अब अगर हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर दिखा दें, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर दैट योर म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाई म्यू कैलकुलेटेड इनटू में 100, म्यू ऑब्जर्व्ड कितना है 0.82 डिवाइड बाई ये होता है हमारा कितना 6.77 डिवाई इंटू में 100, तो ये क्या आ जाएगा 82/82, डिवाइस कैंसिल हो जाएगा, 82/6.77, ये कितना आ जाएगा 72 और 14 13 आएगा कुछ ऑलमोस्ट, नहीं 12%, 6.77 में 12%, 12 84 हो जाएगा 12 12% आएगा ऑलमोस्ट, लगभग कुछ समथिंग में और कुछ आ सकता है 12%, है ना।
लगभग 12%, 12 समथिंग कुछ होगा तो 12% मान लेते हैं। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर नोट कर लो, ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। वो ज्यादा आयनिक था कि ये ज्यादा आयनिक है? HCl ज्यादा आयनिक था। आज की कार्रवाई समाप्त करो। क्यों जी, इतनी जल्दी भूख लग गई भैया मिश्रा जी? क्यों सर भूख लग गई? कुछ खा पी कर बैठा करो ना, नहीं तो कुछ लिए रखा करो, 2 टिफिन तैयार रखा करो। एक क्लास खत्म हो जाए तुरंत खा लिया करो, 10 मिनट का टाइम होता है, फिर एक क्लास खत्म हो फिर से खा लिया करो, है ना, तब सही रहेगा। क्यों? आर्यन कर रहा है आज की कार्रवाई समाप्त करो। मैथ नहीं पढ़ना, ये बताओ पहले, मैथ पढ़ना या नहीं पढ़ना तुम लोगों के ऊपर है। कल से करेंगे, हाँ कल से टिफिन लेकर बैठना, 2 टिफिन तैयार करवा लेना मम्मी से, एक बार खा लेना, उसके बाद फिजिक्स की एक क्लास चल जाए फिर खा लेना, फिर केमिस्ट्री पढ़ लेना, फिर खा लेना, फिर मैथ पढ़ना, ठीक, तब मजा आएगा पढ़ने में। एक कार्टून आता है, बच्चे देखते हैं मोटू पतलू, तो वो मोटू की तरह हो जाओगे तुम लोग। पहले खाएंगे फिर पढ़ेंगे, बहुत सही। चलो ठीक है, मैथ शाम को पढ़ा देंगे। शाम को जितने बजे क्लास लगेगी कहो तो 6 से 7 पढ़ा दे मैथ, बताओ। मैथ तुम लोगों का 6 से 7 चल जाएगा। ऐस करो, जाओ घूमो टालो, ऐस करो। शाम को 6 बजे से 7 बजे तक लाइव रहना, ठीक है, मैथ चलेगी 6 से 7। अगर आप कंप्लीट सिलेबस ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैच की लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक करेंगे, बैच को तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे लिए कौन सी बैच सही रहेगी या फिर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी बैच सही रहेगी, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9532039099। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना सिलेबस भेज सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। इस पे हमारी टीम का कोई भी एक पर्सन आपको कॉल उठाएगा। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा, आपके बैच से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, आप इस पर पूछ सकते हैं। इवन मैं भी कॉल कभी कभी रिसीव कर लेता हूं, तो अगर आपको कोई डाउट है कि आप बता दीजिएगा, विवेक सर से बात करनी है, तो आपकी बात हो जाएगी। तो आप कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बैच से रिलेटेड सारी जानकारी आप इस पे पा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन बढ़िया पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।